बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जनरल पैथोलॉजी में आज हमारा टॉपिक है हीमोस्टेसिस एंड थ्रोम्बोसिस। इस वीडियो की दो पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में हम हीमोस्टेसिस को डिस्कस करेंगे डिटेल से, फिर इसके नेक्स्ट पार्ट में हम थ्रोम्बोसिस डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ हीमोस्टेसिस। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है कि जब कोई वेसल वाल इंजर्ड हो जाता है या एंडोथेलियल सेल्स या एंडोथेलियम इंजर्ड हो जाते हैं तो वहाँ से ब्लड लीक होना शुरू हो जाता है, ब्लड की लीकेज स्टार्ट हो जाती है। तो उस जगह को कवर करने के लिए और ब्लड की लीकेज को स्टॉप करने के लिए एक प्रोसेस होता है जिसको हम हीमोस्टेसिस कहते हैं। हीमो मीन ब्लड एंड स्टेसिस मीन टू स्टॉप। तो ब्लड को स्टॉप करने के लिए हीमोस्टेसिस होता है। A normal process of formation of blood clot after vascular injury. To prevent the extent of bleeding is called hemostasis. Bleeding को stop करने के लिए, bleeding के extent को कम करने के लिए hemostasis हो जाता है। Thrombosis क्या है? ये abnormal process है of formation of blood clot. Blood clots के या थ्रम्बस के बनने की एबनॉर्मल प्रोसेस को थ्रम्बोसिस कहते हैं। मीन बॉडी में किसी भी जगह पे एबनॉर्मली क्लॉट्स बन सकते हैं और उसी जगह को ब्लॉक कर सकते हैं। जैसे कि कभी कभी हार्ट की किसी आर्टरी में या वेन में थ्रम्बस आ जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से डिफरेंट हार्ट डिजीज़ हो जाते हैं। या ब्रेन की किसी आर्टरी में या वेन में थ्रम्बस आ जाता है जिसकी वजह से ब्रेन की डिजीज़ आ जाते हैं, ठीक है। तो अभी हम जो हीमोस्टेसिस का प्रोसेस है ये किस तरह होता है इसको डिटेल से डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे पहले आर्ट्रियोलर वेज़ोकंस्ट्रिक्शन होता है। जब कोई किसी जगह में इंजरी हो जाती है तो जाहिर सी बात है उसी जगह से ब्लड की लीकेज होगी। तो सबसे पहले उसी जगह पे वो वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं ताकि ब्लड की फ़्लो कम से कम हो सके, ताकि वहाँ से ब्लड जो है ना ज़्यादा लॉस ना हो। तो आर्ट्रियोलर वेज़ोकंस्ट्रिक्शन की दो ट्रिगर्स है, ठीक है। सबसे पहले रिफ्लेक्स वेज़ोकंस्ट्रिक्शन है। जिस जगह पे इंजरी हो जाती है तो वहाँ पे नर्व्स भी होते हैं, तो नर्व्स इंजरी को डिटेक्ट कर लेते हैं, नर्व्स भी इंजर्ड हो जाते हैं तो वो जो है ना ब्रेन को मैसेज पहुंचा देते हैं। फिर ब्रेन जो है ना उसी जगह को मैसेज पहुंचा देते ताकि वो कंस्ट्रक्ट हो जाए। तो इसको रिफ्लेक्स वेज़ोकंस्ट्रिक्शन कहते हैं। और दूसरा एंडोथेलिन, उस जगह में जो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं उससे एक सब्सटेंस रिलीज़ हो जाता है जिसको हम एंडोथेलिन कहते हैं। तो एंडोथेलिन उसी जगह को कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। तो इसकी दो वजूहात हो सकते हैं, रिफ्लेक्स वेज़ोकंस्ट्रिक्शन और एंडोथेलिन रिलीज़। तो ये हमारा इसमें नॉर्मल हीमोस्टेसिस में पहला स्टेप था। फिर इसमें प्राइमरी हीमोस्टेसिस, दूसरा स्टेप क्या है? प्राइमरी हीमोस्टेसिस। प्राइमरी हीमोस्टेसिस में प्लेटलेट्स के जो है ना ये डिपॉजिट हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, तो इसको हम प्लेटलेट प्लग कहते हैं, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लग। तो प्लेटलेट प्लग किस तरह बन जाते हैं? जब ये जगह इंजर्ड हो जाता है, कोई जगह इंजर्ड हो जाता है तो उससे जो वेसल वाल है, ठीक है, तो उसके नीचे जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है जहाँ पे प्लेटलेट अटैच हुए है, ये नीचे, इसको बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। तो इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर एक सब्सटेंस होता है जिसको हम वैन विलिब्रेंड फैक्टर कहते हैं, ठीक है। तो वैन विलिब्रेंड फैक्टर प्लेटलेट जाके इसी सब्सटेंस के साथ अटैच हो जाते हैं। प्लेटलेट के ऊपर भी एक रिसेप्टर होता है, ठीक है, और वैन विलिब्रेंड फैक्टर वो प्लेटलेट का रिसेप्टर जाके प्लेटलेट के ऊपर इसके लिए रिसेप्टर होता है वैन विलिब्रेंड फैक्टर के लिए। तो प्लेटलेट जाके अपने रिसेप्टर के थ्रू इसके साथ अटैच हो जाते हैं। तो जब प्लेटलेट अटैच हो जाते हैं, ठीक है, तो इसको हम प्लेटलेट एडहेजन कहते हैं।
ठीक है। स्टार्ट में क्या हो जाता है, प्लेटलेट एडहेजन होती है। प्लेटलेट किसके थ्रू अटैच होता है, ग्लाइकोप्रोटीन GP1B, ये प्लेटलेट की सरफेस के ऊपर होता है। और मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होता है, VWF, वैन विलिब्रेंट फैक्टर। तो प्लेटलेट एडहेजन पहले हो जाती है। फिर जब प्लेटलेट अटैच हो जाते हैं तो उसके बाद प्लेटलेट एक्टिवेट हो जाते हैं। प्लेटलेट एक्टिवेशन, उसको हम क्या कहते हैं, दूसरे स्टेप को प्लेटलेट्स एक्टिवेशन। प्लेटलेट्स एक्टिवेशन में क्या होता है कि इसमें एक तो प्लेटलेट का जो शक्ल है, शेप है, वो चेंज हो जाता है। किस तरह चेंज हो जाता है, कन्वर्टेड फ्रॉम स्मूथ डिस्क टू स्पाइकी सी अर्चिन्स। ठीक है, जो सी अर्चिन्स होते हैं उसकी तरह हो जाते, फ्लैट हो जाते हैं। जो फ्लैटर्स होते हैं, इसका जो है ना, ये फ्लैट हो जाते हैं, मतलब सरफेस एरिया इसका बढ़ जाता है और इसके ऊपर स्पाइक्स आ जाते हैं। तो एक्टिवेशन, प्लेटलेट एक्टिवेशन के साथ साथ इससे कुछ सब्सटेंसेस भी रिलीज़ हो जाते हैं, सिक्रीशन होता है इससे। ठीक है, तो प्लेटलेट एक सब्सटेंस रिलीज़ करता है जिसको हम डेंस बॉडी ग्रेन्यूल्स कहते हैं। डेंस बॉडी ग्रेन्यूल्स, डेंस बॉडी ग्रेन्यूल्स में ADP होता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। और ADP का काम क्या होता है कि वो प्लेटलेट के ऊपर एक और रिसेप्टर होता है जिसको हम GP2B3A कहते हैं। तो इस रिसेप्टर की अफिनिटी को इंक्रीज़ कर देते हैं। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट का काम क्या होता है कि इस दूसरे रिसेप्टर की अफिनिटी को इंक्रीज़ कर देता है। किस चीज़ के लिए, फाइब्रिनोजन के लिए। ठीक है, तो जब फाइब्रिनोजन आके इसके साथ अटैच हो जाते हैं तो और भी प्लेटलेट्स आके फाइब्रिनोजन के साथ अटैच हो जाता है, तो प्लेटलेट्स डिपॉजिट हो जाते हैं इस तरह। ये मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ इसका। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये प्लेटलेट के ऊपर एक और रिसेप्टर है। ठीक है, इसको GP2B3A कम्प्लेक्स कहते हैं। तो ये इसमें कन्फर्मेशनल चेंज आ जाते हैं ADP की वजह से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ADP इसमें कन्फर्मेशनल चेंज प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो ये फाइब्रिनोजन आके दरमियान में अटैच हो जाते हैं, तो फिर और भी प्लेटलेट्स इसके साथ आके अटैच हो जाते हैं। तो ये प्लेटलेट्स डिपॉजिट होता है, हो जाते हैं। तो इसको हम प्लेटलेट प्लग कहते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं, ठीक है, कि इसकी शेप चेंज होती, प्लेटलेट एडहेजन हो जाती है, प्लेटलेट अटैच हो जाते हैं। अटैच होने के बाद ये एक्टिवेट हो जाते हैं। एक्टिवेट कैसे होते हैं कि शेप चेंज हो जाता है और इसकी सरफेस एरिया बढ़ जाती है। ठीक है, और स्पाइक्स आ जाते हैं और इससे कुछ सब्सटेंसेस रिलीज़ हो जाते हैं, जैसे कि ADP। तो ADP क्या करता है, इसकी ऊपर एक और रिसेप्टर है, उसको क्या करता है, उस रिसेप्टर का नाम क्या है, GP2B3A। उसको इसी तरह बना देता है, उसमें इसी तरह चेंजेस कर लेता है कि ये फाइब्रिनोजन इसके साथ अटैच हो सके। ठीक है, ताकि और भी प्लेटलेट्स आके इसके साथ मिल सके। तो ये अटैच हो जाते हैं, तो ये एक प्लेटलेट की एग्रीगेशन बन जाती है और भी प्लेटलेट से रिक्रूटमेंट होती है। जब ये कन्फर्मेशनल चेंजेस आ जाती है तो और भी प्लेटलेट्स आ जाते हैं और प्लेटलेट से एक और सब्सटेंस भी रिलीज़ हो जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, TXA2, थ्रोम्बोक्सेन A2। ये क्या करता है, और प्लेटलेट्स को भी उसी जगह पे इनवाइट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्राइमरी प्लग बन जाता है। ठीक है, तीसरा स्टेप क्या है, सेकेंडरी हीमोस्टेसिस। सेकेंडरी हीमोस्टेसिस में क्या है, क्योंकि प्लेटलेट प्लग तो बन जाता है, उसकी फिर उसको इसी तरह करना है ताकि उसको टाइट करना है। ठीक है, ताकि ये हिल ना सके, तो उसमें एक फाइबर की ज़रूरत है। ठीक है, ताकि ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल चिपके। तो सेकेंडरी हीमोस्टेसिस में क्या होता है, डिपोजिशन ऑफ फाइब्रिन। फाइब्रिन उस जगह में, फाइब्रिन जो है ना, एक सब्सटेंस है, वो डिपॉजिट हो जाता है उस जगह पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, फाइब्रिन बन जाता है। ठीक है, फाइब्रिन आके ये
फाइब्रिन एक प्रोसेस से बनता है, ठीक है। उस प्रोसेस को हम कहते हैं कोगुलेशन कैस्केड, ठीक है। कोगुलेशन कैस्केड को भी हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। अच्छा, कोगुलेशन कैस्केड, जब ये प्लेटलेट बन जाते हैं, ठीक है, तो प्लेटलेट के ऊपर अभी जो है ना एक जाल बिछाना है, ठीक है, ताकि प्लेटलेट जो है ना बिल्कुल चिपके रहे। तो इसके लिए एक प्रोसेस होता है जिसको हम कोगुलेशन कैस्केड कहते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस में क्या होता है कि ब्लड में हमारे पास एक सब्सटेंस होता है जिसको हम फाइब्रिनोजन कहते हैं। तो फाइब्रिनोजन क्योंकि ब्लड में सॉल्युबल है, तो ये इनसॉल्युबल में कन्वर्ट हो जाता है। किस प्रोसेस के थ्रू? ये कोगुलेशन कैस्केड के थ्रू, ठीक है। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉल्युबल फाइब्रिनोजन किस में कन्वर्ट हो जाता है? इनसॉल्युबल फाइब्रिन में। मतलब इससे फाइबर्स बन जाते हैं, ठीक है, और प्लेटलेट को एक दूसरे के साथ बिल्कुल चिपका देते हैं। एक जाल इसके ऊपर आ जाता है, ठीक है। जो प्लेटलेट्स डिपॉजिट हुए है इसके ऊपर जाल आ जाता है। तो उस जाल को बनाने के लिए ये एक प्रोसेस है। इसमें डिफरेंट स्टेप्स है, ठीक है। हर स्टेप में इसमें हमारे पास एक एंजाइम होगा, ठीक है, एक कोगुलेशन फैक्टर होगा, ठीक है। कोगुलेशन कैस्केड में डिफरेंट कोगुलेशन फैक्टर्स होते हैं। कोगुलेशन फैक्टर्स क्या है? ये भी ब्लड में होते हैं, ये ब्लड से लेते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस में ब्लड से आ जाते हैं। तो कोगुलेशन फैक्टर्स ब्लड में होते हैं जो कि लीवर में बनते हैं, ठीक है। लीवर में बनते हैं फिर ब्लड में आ जाते हैं। तो इस प्रोसेस में कोगुलेशन फैक्टर्स जो है ना, एक कोगुलेशन फैक्टर दूसरे के साथ दूसरे को एक्टिवेट करेगा, फिर दूसरा तीसरे को एक्टिवेट करेगा, इस तरह एक प्रोसेस होगा, ठीक है। तो हर इसके डिफरेंट स्टेप्स है। तो हर स्टेप में हमारे पास एक एंजाइम होगा, ठीक है। एंजाइम मीन एक एक्टिवेटेड कोगुलेशन फैक्टर होगा। पहले जब ब्लड में होता है कोगुलेशन फैक्टर तो वो तो एक्टिवेट नहीं होता, तो जब एक्टिवेट हो जाता है तो वो दूसरे को फिर एक्टिवेट करता है। तो इसको हम एक्टिवेटेड कोगुलेशन फैक्टर कहते हैं। एक सबस्ट्रेट होगा, ठीक है, एन इनएक्टिव प्रोएंजाइम फॉर्म ऑफ कोगुलेशन फैक्टर। ये जब कोगुलेशन फैक्टर एक्टिवेट नहीं होता, क्योंकि एक तो एक्टिवेट हो जाता है तो वो इनएक्टिवेट जो इनएक्टिव प्रोएंजाइम है उस पर एक्ट करता है, तो उसको हम सबस्ट्रेट कहते हैं, ठीक है। तो जिस पे एक्ट करता है तो उसको सबस्ट्रेट कहते हैं, और एक कोफैक्टर होता है। और ये रिएक्शन किसके ऊपर होता है? क्योंकि प्लेटलेट का जो है ना भी एक सेल मेम्ब्रेन है, तो सेल मेम्ब्रेन में जाहिर सी बात है फास्फोलिपिड है, तो फास्फोलिपिड निगेटिवली चार्ज होते हैं। तो उस निगेटिवली चार्ज फास्फोलिपिड सरफेस के ऊपर ये प्रोसेस होता है कोगुलेशन कैस्केड। इसके लिए कैल्शियम की ज़रूरत भी होती है इस प्रोसेस के लिए, क्योंकि जो कोगुलेशन फैक्टर्स है उसको मिलाने के लिए, एक साथ मिलाने के लिए, ठीक है, अटैच करने के लिए कैल्शियम की ज़रूरत होती है। इसकी दो प्रोसेसेस हैं। कोगुलेशन कैस्केड दो तरह से होते हैं। ये एक को हम इंट्रिंसिक पाथवे कहते हैं, ठीक है, और दूसरा एक्सट्रिंसिक पाथवे होता है। तो ये हमारे पास सारी कोगुलेशन फैक्टर्स है, ठीक है। तो पहले हमारे पास ये कौन सा है? फैक्टर 12 आके फैक्टर 12 जो है ना पहले एक्टिवेट हो जाता है, उससे क्या बन जाता है? फैक्टर 12A, ठीक है। और ये इंट्रिंसिक पाथवे, ये आपने याद रखना है कि ये किधर होता है? ये बाहर जब हम ब्लड निकाल लेते हैं किसी का, ठीक है, तो बाहर लेबॉर्ट्री ट्यूब में ये प्रोसेस होता है। बॉडी के अंदर भी होता है, लेकिन ट्यूब में एक्सट्रिंसिक पाथवे नहीं होता है, इंट्रिंसिक होता है, ठीक है। बॉडी के अंदर दोनों हो जाते हैं, एक्सट्रिंसिक भी हो जाता है और इंट्रिंसिक भी हो जाता है, दोनों पाथवेज हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि बॉडी के अंदर सारे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। एक्सट्रिंसिक पाथवे वाले फैक्टर्स भी बॉडी के अंदर होते हैं, और इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक पाथवे उसको क्यों कहते हैं? क्योंकि टिश्यू फैक्टर जो है ना ये टिश्यू से आता है। इसमें एक ऐसा फैक्टर है जो जिसको टिश्यू फैक्टर कहते हैं। तो ब्लड जब हम निकाल लेते हैं तो उसमें वो टिश्यू फैक्टर नहीं होता, ठीक है। तो बाहर ब्लड ट्यूब में सिर्फ इंट्रिंसिक पाथवे हो जाता है। इंट्रिंसिक पाथवे के थ्रू फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है।
दोनों प्रोसेस के थ्रू आखिर में क्या होता है, फाइब्रिनोजन जो ब्लड में होता है फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये फाइब्रिन पर जाके जहाँ पे प्लेटलेट डिपॉजिट हुए होते हैं उस जगह पे एक जाल बिछा देते हैं, ठीक है, और उस प्लेटलेट को और मजबूत कर लेते हैं, ठीक है, ताकि क्लॉट और मजबूत हो। तो पहले क्या होता है इसमें इंट्रिंसिक पाथवे में कि फैक्टर 12 एक्टिवेट हो जाता है, किसकी वजह से, जो ग्लास बीड्स होते हैं, मतलब ट्यूब ग्लास से बना होता है ना, तो वो निगेटिवली चार्ज होता है, तो उसकी वजह से ये फैक्टर 12 एक्टिवेट हो जाता है, फैक्टर 12A हो जाता है, एक्टिवेटेड 12A, ठीक है। जब अभी जो हमने डिस्कस किया है कि एक एंजाइम होता है एक्टिवेटेड, तो अभी ये एक्टिवेटेड है एंजाइम है, ये किसी चीज़ पे जाके दूसरी फैक्टर पे एक्ट करेगा, तो जो दूसरा फैक्टर है उसको इनएक्टिव प्रो एंजाइम कहते हैं। तो ये अब कौन सा है, 11, फैक्टर 11 कहते हैं इसको। तो ये इस पे क्या करता है, इसको कन्वर्ट कर देता है एक्टिवेटेड फैक्टर 11 में। फिर फैक्टर एक्टिवेटेड फैक्टर 11 क्या करता है, फैक्टर 9 को एक्टिवेटेड फैक्टर 9 में कन्वर्ट कर लेता है, और एक्टिवेटेड फैक्टर 9 एक्टिवेटेड फैक्टर 8 के साथ मिल के फैक्टर 10 को एक्टिवेटेड फैक्टर 10 में कन्वर्ट कर लेता है। फिर एक्टिवेटेड फैक्टर 10 इसको आपने याद करना है, प्रोथ्रम्बिन को थ्रम्बिन में कन्वर्ट कर लेता है, फिर थ्रम्बिन जो ब्लड में फाइब्रिनोजन है सालुबल जो है वो फाइब्रिन क्लॉट में कन्वर्ट कर लेता है। ये हमारे पास इंट्रिंसिक पाथवे। एक्सट्रिंसिक में टिश्यू फैक्टर आ जाता है, टिश्यू फैक्टर क्योंकि टिश्यूज से आता है, एंडोथेलियल सेल्स के अंदर टिश्यूज़ में होता है, ये ब्लड में नहीं होता, ठीक है। तो इसीलिए जब हम ब्लड ड्रा कर लेते हैं तो उसमें तो टिश्यू का कोई नहीं होता ना, क्योंकि वो तो ब्लड होता है, तो उसमें टिश्यू फैक्टर नहीं होता। तो एक्सट्रिंसिक पाथवे में टिश्यू फैक्टर क्या करता है, एक्सट्रिंसिक पाथवे में क्या होता है कि ये टिश्यू फैक्टर कन्वर्ट हो जाता है किस में, टिश्यू फैक्टर क्या करता है, टिश्यू फैक्टर 7 एक्टिवेटेड 7A के साथ मिलकर क्या करता है, एक्टिवेटेड 7A के साथ मिलकर 9 को फैक्टर 9 को फैक्टर 9A में कन्वर्ट कर देता है। फिर ये आगे का वही वाला प्रोसेस है कि प्रोथ्रम्बिन थ्रम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है, फैक्टर 9 फैक्टर उसके साथ मिलकर फैक्टर 4A एक्टिवेटेड फैक्टर 4A के साथ मिलकर प्रोथ्रम्बिन को थ्रम्बिन में, और फिर थ्रम्बिन फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन क्लॉट में कन्वर्ट कर लेता है। तो ये हमारे पास कोगुलेशन कैस्केड है। तो ये जब ये फाइब्रिन क्लॉट बन जाता है, ठीक है, तो ये इधर आके जो ये फाइब्रिन एक फाइबर है, तो ये प्लेटलेट के ऊपर एक जाल बिछा देती है, ठीक है, प्लेटलेट और जो है ना मजबूत हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रोसेस ऑफ नॉर्मल हीमोस्टेसिस है। लास्ट में क्लॉट स्टेबलाइज हो जाता है और मजबूत हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास नॉर्मल हीमोस्टेसिस का प्रोसेस था, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में हम थ्रोम्बोसिस को डिटेल से डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।